क्या चल रहा है इस दुनिया में। जी, ये है पहला एपिसोड 8 बीट की दुनिया के पॉडकास्ट सीरीज़ का जिसका नाम है क्या चल रहा है इस दुनिया में। मैं हूँ रियान और मेरे साथ है शेरोज़ और हम दोनों भाई हैं। हम अक्सर बैठे होते हैं, कोई भी बात हो हम उस पे काफ़ी घंटे-घंटे लंबी डिस्कशंस कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो हमने सोचा इसे हम पॉडकास्ट में क्यों ना कन्वर्ट कर लें। हमें बोलने का तो बड़ा शौक है, तो हमने कहा इसे पॉडकास्ट में डाल देते हैं इसे। ऑब्वियसली लोगों का फायदा ही हो जाए कम से कम। इतना नॉलेज हम लेके जाएंगे कहाँ। मेरा दूसरा क्रिएटिव साइड का नॉलेज, तुम्हारा दूसरा फैक्चुअल साइड का नॉलेज। अगर हमने ये नॉलेज अगर लोगों में ना बांटा तो फिर मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। तो फिर इसलिए क्या अच्छा है कि होगा इस हमने दुनिया का? ये पॉडकास्ट का वाकई क्या होगा इस दुनिया का, तो फिर जो चल रहा है वो भी सिचुएशन ऑफ हो जाएगी। तो ये सीन है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज के एजेंडा पे जो हम नॉलेज फैलाने जा रहे हैं, उस पे सबसे पहली चीज़ तो टर्की में क्या हो रहा है? शेरोज़ क्या हो रहा है टर्की में? बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें आ रही हैं टर्की से सुनने को। यार, टर्की का अगर नाम लिया जाए तो पहले तो अगर पाकिस्तान में अगर लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए जो सबसे कान खड़े करने वाली चीज़ होगी वो हलीमा होगी। ठीक है। दूसरा अगर आप चले जाएं तो जो टर्की से चीज़ निकली है वो इर्तुगरुल है, जिसने इर्तुगरुल या इर्तुगरुल या जो भी आप जिस तरह भी प्रोनाउंस करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक तो वो निकला है जिसने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसने अपना पार्ट लिया है, सारी चीज़ें की हैं। यानी मल्टी बिलियन व्यूअरशिप उसकी हो चुकी है, यानी सारे रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ। तीसरी चीज़, ईरान, ये तुमने क्या लिखा था, ये हायगा शायगा, इतना मैं वो नहीं हूँ। ईरान पढ़ के बताना। सॉरी यार, मैंने अपनी रिसर्च नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा इसी तरह ऑर्गेनिक फ्लो में चलता हूँ। तो रेहान, बाकी आप ज़रा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं प्लीज़, क्योंकि मैं तो इस हलीमा और इर्तुगरुल पे ही रह सकता हूँ। नहीं, नहीं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ इन चीज़ों पे बड़ी इंटरेस्टेड है। यूथ के इनफैक्ट लिए तो इतनी कुछ ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हाँ, ख्याल से। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो जैज़ के ऐड में आना शुरू हो गए हलीमा बेगम। एम्बेसडर बना दिया यार, देखो नहीं, एम्बेसडर बना अच्छी दिया बात है, उसे। अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है, मैं तो चलो खुश हूँ। चलो अगर मेरी वो एक पर्सनल प्रेफ़रेंस नहीं भी है, तो कम से कम हमारे जो जिस तरह की ख़वातीन आजकल ब्रांड एम्बेसडर बन रही है, तो उनसे तो बहुत ही बेहतर है मेरे हिसाब से। मेरी मेरी शेरोज़ एक एक थ्योरी है कि उसके कैरेक्टर उसे पसंद उसके एर्तुगरुल के कैरेक्टर की वज़ह से किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है? यार, मेन बात होती ये है कि पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं ना, अगर इवन एक्टर है तो वो अगर हमें केन्यू रीव्स बहुत पसंद है, ठीक है, वो हमें जॉन विक की वजह से पसंद होगा, मैट्रिक्स की वजह से पसंद होगा। अगर हम उसकी ओरिजिनल लाइफ को अगर हम उसे हाईलाइट करके अगर उसे इस तरह लेके आते हैं, फॉर फ्रंट पे लेके आते हैं, तो वो कभी भी शायद मुझे नहीं लगता किसी को पसंद होता कि वो इतना डिप्रेसिंग सा जिस तरह वो बंदा है या जितना वो बहुत हम्बल है। तो लोग ये चीज़ें नहीं देखना चाहते। वो एक्शन हीरो बने, लोग उसके पीछे पागल हुए हैं, उसके लुक्स के पीछे, उसकी एक्शन के पीछे, उसकी एक्टिंग के पीछे, उसके जो रोल्स हैं उससे लोग पागल हुए हैं, उसके पीछे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो फिर बंदे की जो नॉर्मल लाइफ की स्टोरी होती है, लोग उसके पीछे भी पागल होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो एक होता है ना, वो एक फेम का इफ़ेक्ट होता है जो आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो आपकी रियल हलीम लाइफ में सीप करने लग जाता है। तो वो यही सीन है। अब हलीमा बेगम को जिस तरह उन्होंने बुर्के में तो नहीं, सॉरी, मगर जिस तरह वो कवरिंग और उन चीज़ों में सारा दिखाया है कि एक जिस तरह एक, डिग्निफाइड। हाँ, जिस तरह एक मॉडेस्ट वुमेन, जिस तरह मॉडेस्ट वुमेन होना चाहिए, और जिस तरह इस्लाम के तौर तरीके और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोगों को, चाहे उनकी औरतें ना भी इस तरह की हों, मगर उन्हें वो एक चीज़ वो फैंटेसाइज़ करने लगे हैं, वो खुश हो गए, जी हलीमा बेगम, हलीमा बेगम। अब ये बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि ये जितने भी आपकी ये सोशल ये ई मैगज़ीन्स हैं, जिस तरह डीवा हो गया या ये बाकी सारे, जहाँ पे भी उन्होंने एक मॉकरी सी करके उन्होंने एक पोस्ट लगाई होती है कि हलीमा या जो भी उसका ओरिजिनल नाम है, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं याद पता। तो उसके नीचे 3 किस्म के पाकिस्तानी कमेंट्स आते हैं। एक बहुत ही थोड़े थर्स्टी किस्म के होते हैं, जो आपको पता ही है कि वो हर औरतों के कमेंट बॉक्स भरे होते हैं। और फिर एक आते हैं कि हलीमा को इस तरह उन्होंने जिस तरह आइडलाइज़ किया होता है कि नो गुड ड्रेसिंग, नो गुड ड्रेसिंग, वेरी हलीमा गुड, इर्तुगरुल से स्टेम।
स्टे सेम, इस तरह के, समझ रहे हो ना? तो वो हुँ, जिस हुँ, तरह हुँ। पाकिस्तानी बेचारे अपनी 4-5 इंग्लिश के वर्ड्स जोड़ के कर लेते हैं, उन्होंने अपना सारे, तो इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं उसके नीचे। तो लोग उसे उस तरह देखना चाह रहे हैं जिस तरह उन्होंने ड्रामे हुँ, में देखा हो उसे। तो ऑब्वियसली रियलिटी तो बहुत फ़र्क होती है, मगर पाकिस्तानियों को ये कौन समझाए, मगर ऑब्वियसली। हुँ। तो सीन ये कि जो इस्रा बिल्जीक है, जो एक्ट्रेस का जो असली नाम है, ओह! उसे ये लोग शायद नाम है। इतना नहीं पसंद। हाँ, आई होप मैं इसकी प्रोनंसिएशन बुचा ना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता क्योंकि उनके अपने कुछ हैं उनके एक्सेंट्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स पे यूज़ करते हैं। यार सिर्फ़ हलीमा कहने से तो फिर भी बेहतर ही है ना मेरे ख़्याल से। नहीं, नहीं, ये हलीमा क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हलीमा को पसंद कर रहे हैं, इसरा बिल्जीक के बारे में जब वो उसके उसके पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाते हैं, जब उसकी उसकी लाइफ़ को देखते हैं, तो यहाँ पे पूरा वो वर्चुअल राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। हर कोई स्टार्ट हो जाता है, ये क्या हमने देख लिया, ये तो मॉडलिंग कर रही है, ये कर रही है, ये वो कर रही है। तो ये थोड़ा-सा एक सीन है। तो मुझे और पर मुझे एक उसके कैरेक्टर के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इवन दो वो एक बड़ी डिग्निफाइड एक उसका कैरेक्टर दिया गया है, मगर फिर भी वो उस टाइप की नहीं कि वो डर के छुपी हुई है। जब उसे लगता है कि उसे अपना रोल निभाना है, तो वो अपने सामने आके रोल निभाती है। ऑब्वियसली हर अच्छे एक्टर की मेरे ख़्याल से यही निशानी होती है कि वो मोल्ड कर लेता है आसानी से करैक्टर में, जानी जॉन से उसे बिल्कुल, करैक्टर दिया जाए, वो आराम से उसे कैरी कर ले। और अगर वो कैरी करेगा ही तो वो पता चलेगा कि एक्टर कितना वर्सटाइल है। तो तुमने देखा होगा कि जिस बिल्कुल। तरह बाकी जोकर का पार्ट देख लो, जोकर यानी वो एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है, हीथ लेजर वाला जोकर। तो वो मेरे ख़्याल से एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जो मेरे ख़्याल से चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो जहाँ का भी हो, वो बहुत आराम से रिलेट कर सकता है। यानी वो तो कल्ट आइकन है, वो हाँ, तो यानी वो बिल्कुल मेथड कल्ट एक्टर है, आइकन है। यानी वो उसने अपना वो एक माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए उसने कितने अरसे यानी आइसोलेशन में गुजारी, अपने होटल रूम में बंद होके, यानी उसने वो एक पागलपन की एक चीज़ को टच किया तो फिर वो निकला। ऑब्वियसली वो असल ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होगा। तो ये लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे मसला आना शुरू हुँ। हो जाता है। अच्छा और हर कोई मेथड एक्टिंग कर भी नहीं सकता। मैं उसका पढ़ रहा था एश्टन कचर जो है, जो पंक हुँ। वाला बंदा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जब स्टीव जॉब्स के रोल करने लगा था तो उससे भी बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि मैं भी मेथड एक्टिंग करूँगा। आई गेस वो हुँ, है भी मेथड एक्टर कुछ कुछ हद तक। तो उसने कहा कि मैं उसकी ज़िंदगी जीऊँगा और वो फ्रूटिटेरियन डाइट होती है जिसमें सिर्फ़ फ्रूट्स खाते हैं आप। हुँ, तो उसने देखा कि स्टीव जॉब्स अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक फ्रूटिटेरियन था। तो उसने 1 महीने तक सिर्फ़ फ्रूट्स खाए, हुँ। एश्टन कचर ने। तो उसका उसका लिवर कोलैप्स कर गया। यार हर बंदा हर चीज़ के लिए बना भी नहीं होता। अगर आप बने भी हो ना तो ऑब्वियसली हर चीज़ का एक लेवल होता है। यानी अगर जैसे देखो कुछ लोग होते हैं एक्टिंग करते हैं तो उसमें भी कोई ए क्लास एक्टर है, बी क्लास एक्टर है, सी क्लास एक्टर है, यानी हर बंदे की एक डिवीज़न है जो उससे मिली हुई है। तो वो मेरे ख़्याल से उससे नहीं, अब देखो कुछ लोग होते हैं बहुत मोटिवेटेड, जैसे ह्यू जैकमैन है, तो उसके रोल के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो किस तरह करता था, यानी वो 3 मंथ तक वो रेगुलर पता नहीं कितने गैलन पानी पीता था, और एक्टिंग से पहले वो कितने दिन तक, आई गेस 3 दिन या हफ़्ते पहले वो 3 दिन मेरे ख़्याल से फुल डिहाइड्रेशन मोड में जाता था। तो उसके वो हुँ, सारे रिप वाले इफ़ेक्ट आते थे, वेन्स वग़ैरह वो सारी चीज़ें, तो वो हर बंदा कर भी नहीं सकता। हर बंदे की बॉडी जिस तरह बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, उसका केमिकल फ़ॉर्मेशन सारी डिफरेंट होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ज़िंदगी की सिर्फ़ एक पार्ट पे नहीं इफ़ेक्ट करती, ये बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है। यानी कुछ होते हैं जिस तरह वर्सेटाइल एक्टर होते हैं, कुछ इतने वर्सेटाइल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं वो अपनी गाड़ी खींच रहे होते हैं कि ठीक है जी एक्टिंग हो गई, हमारे पैसे बन गए, ये हो गया। कुछ लोग होते हैं, हुँ, म्यूज़िक में भी देख लो, म्यूज़िक में भी देख लो ऐसा ही है कि कुछ हैं कि वो क्राफ्ट के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी वीडियो चाहे 8 बिट का कोई ब्लॉग भी चल रहा हो, मगर हमारा क्राफ्ट इतना सुपीरियर होना चाहिए कि शायद वो किसी को इतना फ़र्क पड़े भी ना या पता भी ना चले। पर वो एक उनकी अपनी एक चीज़ होती है जिससे वो बाहर नहीं आ सकते, और कुछ लोग होते हैं कि वो एक गुची गैंग बना के जी वीडियो अच्छी होनी चाहिए, जी ये होना चाहिए, जी वो होना चाहिए, पैसे हुँ, उड़ने चाहिए, लड़कियाँ, गाड़ियाँ, पैसा, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली बंदा टू बंदे वेरी करती हैं ये चीज़ें, तो ये सीन है। हुँ। मैं किलियन मर्फी का पढ़ रहा था, जैसे हम लोग सिलियन मर्फी बोलते हैं, हुँ, जो थॉमस शेल्बी वाला पीकी शुक्र करो ब्लाइंडर्स में। तुम सिलियन मर्फी बोलते हो, मैं उसके जिस तो सिसिलियन मर्फी किल बोलता था। वो सिलियन भी नहीं है, उसका नाम किल वो आयरिश है मेरे ख़्याल से मैं इसीलिए या नाम ही हाफ़ नहीं आयरिश है। बोलता यार, मैं तो इसलिए वो नाम ही किलियन नहीं है बोलता। मैं उसे नाम ही नहीं बोलता, मैं उसे बस थॉमस शेल्बी कहता हूँ बस। थॉमस शेल्बी।
हाँ। तो उसने अपने यार स्पॉट बॉय या कोई प्रोडक्शन में किसी बंदी को कहा कि मैं जितने सिगरेट पीता हूँ, तो आपने काउंट करने हुँ। में कितने बर्ड स्ट्रोक करता हूँ। तो मेरे ख्याल से इससे पहले सीज़न के 1000 उसने पिए थे और दूसरे तीसरे सीज़न ओह! तक उसके 3000 सिगरेट उसके हो गए थे और प्योर मेथड एक्टर मतलब से उसने और वो पीता भी नहीं था। तो हुँ। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो वो था कि रोज़ पेटल्स वाले कोई सिगरेट आते हैं, पता नहीं वो पी रहा था, क्या कर रहा था, पर होते हैं। ये हम एक और ही वैसे टेंजेंट पे निकल गए हैं। हुँ। पर हाँ, एजेंडा पे हाया सोफिया था। हाँ। यार हाया सोफिया का क्या ये ये क्या क्या लगता है ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है कि ये मस्जिद थी जो मोहम्मद अल फातह ने मेरे ख्याल से 14th सेंचुरी में कॉन्कर की थी। चर्च था उस वक़्त सोफिया के नाम हुँ। से। तो हुँ। जब इस्तांबुल कॉन्कर हुआ था, जब कॉन्स्टेंटिनोपल इसे उस वक़्त बोलते थे। हुँ। तो उसने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल पहली दफ़ा हिस्ट्री में। उससे पहले पता नहीं 40-50 से भी शायद ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो चुकी थी कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करने के लिए। बहुत सारे अलग-अलग लोगों ने कोशिश की। ये अकेला सक्सेसफुल था। हुँ। तो इसने कॉन्कर किया, फिर इसने मैंने सुना है कि हाया सोफिया के ओनर्स को जो उस वक़्त की क्लेजी थी, उन्हें पैसे पे किए और उसे मॉस्क में हुँ। कन्वर्ट कर दिया। तो ये हुँ। एक प्रॉपर ट्रांज़ैक्शन हुई थी, पैसे दिए गए थे, कॉन्कर भी किया कॉन्कर करने के बाद पैसे दिए गए, उसे मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। फिर अतातुर्क आया, अतातुर्क की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उसने आके एक डी-इस्लामाइज़ेशन, सेक्युलराइज़ेशन की उसने वेव चलाई टर्की में। उसने बुर्का, हिजाब सारा निकाल दिया। उसने कहा हिजाब पे बैन हो जाए। उसने कहा कि पब्लिक बिल्डिंग्स में हिजाब पहन के आप एंटर नहीं हो सकते। कॉलेजेस में औरतें हिजाब नहीं पहन सकती। तो औरतें जो बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा इस्लाम को सही तरह से फ़ॉलो करती थी, उन्होंने विग्स और बड़ी-बड़ी टोपियाँ पहना। मतलब ये हालात हैं। तो उसने कहा कि मैं इसे मस्जिद भी नहीं रहने दूँगा, इसे मैं एक म्यूज़ियम बना दूँगा। तो हुँ। उसने ये बना दिया। तो अब एर्दोगान आया है, इसने अब इसे रिकन्वर्ट किया है। उसने अब एक दूसरी मॉस्क है, छोरा पता नहीं अब इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसे भी उसने कन्वर्ट कर दिया है। पर ये प्रॉपर एक चर्च था काफ़ी अर्से तक, उसे हुँ। उसने कन्वर्ट कर दिया। तो हुँ। तुम्हें क्या लगता है ये सही हो रहा है, गलत क्या सीन क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है? यार मुझे पहले तो एक बात बताना है, ये एर्दोगान वो मस्जिद है ना? मैंने रिसर्च नहीं की, मुझे बता दो। एर्दोगान प्रेसिडेंट है टर्की का जो सही तरह से अच्छा, अच्छा, इस्लाम को हाया सोफिया वापस हाँ, मस्जिद थी। ठीक, 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 ठीक। हाया सोफिया मस्जिद थी। हाँ। एर्दोगान वो बंदा है जो कि उसे वो करने की वापस टर्की को एक इस्लामिक फ़ोरफ्रंट पे लाना चाह रहा है। यार चाह रहा है कि एर्दोगान हाँ, एर्दोगान हीरो है ना? एर्दोगान अच्छा बंदा है। हीरो है ना, और वो अतातुर्क विलेन था। अतातुर्क हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि टर्की के लोग हुँ। जो टर्की के अंदर रहते हैं, हुँ। उन्हें इतनी फोर्स फीडिंग की गई है सेकुलराइजेशन की कि वो लोग बहुत खुश हैं अतातुर्क से और वो लोग एर्दोगान को बुरा मानते हैं। हुँ। और इनफैक्ट उनके लिए अतातुर्क वही है जो हमारे लिए हमारे कायद-ए-आज़म है। अच्छा। पर बाकी जो मेजर जो बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एर्दोगान को अच्छा समझती है, पर उसके हुँ। अपने लोग उसे इतना अच्छा नहीं समझते। सिवाय जो उनकी ज़्यादा ज़्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन है, ज़्यादा इस्लाम को सही तरह से फ़ॉलो करती है, वो एर्दोगान को अच्छा समझती है। पर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है जो अब वेस्ट सारा काउंटर अटैक कर रहा है कि ये हाया सोफिया को नहीं कन्वर्ट करना चाहिए था, दूसरी मस्जिद को नहीं कन्वर्ट करना चाहिए था? क्या यार लगता है ऐसे तुम्हें? जोक्स अपार्ट, ये सीन जो है ना जो एर्दोगान ने की है, देखो मुझे मुझे जो पर्सनली लगता है ना, ये चीज़ फील होती है कि अगर उसने उस जो भी चर्च को कन्वर्ट की है या जो भी उसने की है, उस पे ये मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि उसने बाय फोर्स की है या बाय जिस तरह जो पीछे जिसका तूने मुझे बताया नहीं, था नहीं अतातुर्क लीगली का राइट कि उसने में कॉन्कर। प्रेसिडेंट है, राइट में रह के हुँ। उसने किया है। यानी वो फंक्शनल था चर्च या क्या सीन था वो? वो चर्च फंक्शनल था या नहीं था नहीं, नहीं उतना? हाया सोफिया ओरिजिनली 14th सेंचुरी में कॉन्कर होने से हाया पहले सोफिया तो चलो म्यूज़ियम हो गया ना, वो उससे तो आप जो भी हाँ, कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उसकी पहली जो बेस थी वो तो एक बहुत एक डिफरेंट चीज़ है। यानी अगर आप एक म्यूज़ियम को कुछ भी कन्वर्ट कर, अगर वो चर्च से कन्वर्ट हो रही होती वो चीज़, तो फिर वो एक डिफरेंट डिबेट हो जाती। मगर अगर वो म्यूज़ियम से कन्वर्ट हुई है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसमें इतना बड़ा कोई इश्यू होना चाहिए। मगर जो तुम जिस तरह वो कह रहे हो शोरा का या चोरा का या जो भी जिसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसका हुँ। मुझे ये है कि अगर वो चर्च अगर फंक्शनल है, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि उस चीज़ को उस तरह छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली दुनिया में लैंड ख़त्म तो हो नहीं गई,
और बाकी इस तरह के कोई इतने इश्यूज़ तो हैं नहीं कि आप एक ही चीज़ को जाके करो। तो फिर इस तरह अगर करने पे बात आ जाए तो फिर जो बाकी मुल्कों में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है या उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो फिर वो अगर एक एक बहुत एक बेसिक लेवल पे देखा जाए या बिल्कुल एक अनबायस होके एक चीज़ देखी जाए, तो फिर वो भी कह सकते हैं कि वो भी सही हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अपना ज़ोर आज़मा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे अपना ज़ोर आज़मा रहे हैं। कहने को तो फिर अगर अनबायस होके बात की जाए, तो फिर वो इस तरह भी आ जाएगी। मगर अगर पर वो चर्च छोरा भी फंक्शनल थी। मस्जिद थी। छोरा छोरा हुँ, ओरिजिनली चर्च था, उसे मॉस्क में कन्वर्ट किया गया, फिर हुँ। उसे भी अतातुर्क ने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। मतलब छोरा और आया सोफिया की स्टोरी बिल्कुल सेम है। अच्छा क्या पहले सेम है। ओरिजिनली देखो कैथेड्रल था, देखो फिर मॉस्क। हुँ, देखो एक चीज़ ना जहाँ से चलती है ना, वो बहुत चीज़ों में फ़ॉर्म होती है, चेंज होती है, जिससे डेवलपमेंट चल रही होती है। ऑब्वियसली अब जो अगर हम कहें कि यहाँ पे पुराने हमारे हज़ूर पाक चले थे इस रोड पे और हम एब्सोल्यूटली। इसे नहीं चेंज कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो ये उस तरह की डिबेट हो जाएगी कि स्टार्टिंग में चीज़ क्या थी, वो डेवलप होते-होते क्या हुई, किधर से कहाँ गई बात। मेन देखना होता है एक स्टेप पीछे जाके। कि अगर वो एक म्यूज़ियम है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि अगर आप म्यूज़ियम को किसी चीज़ में भी कन्वर्ट कर दें, तो उसकी हिस्ट्री काउंट कर आनी चाहिए। अगर हिस्ट्री काउंट करने पे आ जाओ, तो फिर मेरे ख़्याल से वो किसी भी एक रिलीजियस प्लेस को म्यूज़ियम बनाना भी मेरे ख़्याल से मेरे हिसाब से एक गलत बात हो सकती है। मगर ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो हुँ, ये हुँ। सी और इनफैक्ट मेरे ख़्याल से शोर ज़्यादा मचाया जा रहा है। आप देखें कि ये जो मॉस्क होती हैं इन टाइप के मुल्कों में जो ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा ग्रैंड मॉस्क होती हैं, इनफैक्ट वो एक टूरिस्ट वहाँ पे ईज़िली अंदर आ सकते हैं या एज़। मुस्लिम स्टेट है ना वो, ये देखो कि मुस्लिम स्टेट है, कि अगर एक मुस्लिम हुँ, स्टेट है, अगर बेशक आपका चलो शरिया लॉ तो एक बहुत एक डिफरेंट डिबेट है ना, मगर अगर एक मुस्लिम स्टेट है, अगर आपका एक रूलर है, एक जो आपका एक मेन बंदा है, वो सारी ये चीज़ें सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी बेस पे सोच के कर रहा होगा। इस तरह थोड़ी है कि उसने एक रात में बैठा, उसने कहा जी कल मैं इसे कन्वर्ट करूँगा। अब मसला मेरे हिसाब से ये आ जाता है, बहुत ज़्यादा मसला यहाँ पे आता है कि जो छोटी अवाम है ना, जिसके हाथ में मोबाइल आ गए और उन्हें अपने ओपिनियन वॉइस करने का बहुत शौक होता है, तो उन्होंने नहीं देखना होता कि हिस्ट्री कहाँ से चलती है, डिसीजंस किस बेस पे लिए जाते हैं, किन सर्कमस्टांसिस पे लिए जाते हैं, किन चीज़ों पे लिए जाते हैं, उन्हें उनसे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देखा जाए तो अगर इन्हीं जो जिनके हाथ में फ़ोन्स आ गए हैं और जिन्हें अपने ओपिनियंस वॉइस करने का बहुत शौक होता है, उनके ऊपर अगर डिसीजन छोड़ दिया जाए, तो वो कहें कि पैसे का मसला सॉल्व हो सकता है ज़्यादा पैसे प्रिंट करवा के, समझ रहे हो? तो उनका दिमाग ये होता है, यानी उनका जितना कैलिबर होगा आप उस हिसाब से बोलोगे। तो आपका जितना कैलिबर है अब देखो जॉन से जो कोई चीज़ नहीं उठती, आपको बैक स्टोरी पता नहीं है, आपको कोई चीज़ पता नहीं है, आपको कोई भी एक न्यूज़ को ना एक फेक तरह से चलाना इतना आसान है। अब एनाबेल की स्टोरी देख लो, यानी वो सिर्फ़ इतना हुआ है कि एनाबेल को उन्होंने स्टोर रूम में जाके पैक करके वापस रखा है। ये जितनी भी उसके यानी इसी लाइन्स के आस-पास कोई चीज़ हुई है कि उन्होंने डिस्प्ले से हटा के कहीं रख दिया, यानी जो म्यूज़ियम स्टोर था। में डाला है, हाँ, स्टोर में स्टोर में डाला है। डाला है। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि किसी ने सिर्फ़ एक न्यूज़ वो की है कि एनाबेल भाग गई। एनाबेल एस्केप कर गई है, तो अंदाज़ा लगाओ उसकी इतनी हाइप बन गई, उसके कितने फ़ैन पेजेस बन गए हैं, उसके कितने फिगरीन बनना शुरू हो गए हैं। तो यानी आजकल की आवाम को ना कोई बैक स्टोरी चाहिए होती, ना कोई कुछ चाहिए होता, उन्होंने सिर्फ टाइपिंग करनी होती है। ये सारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। इनसे अगर असल में इन्हें कहो कि इन्होंने किसी अगर इतना फ़र्ज़ करो अगर किसी भी ये इश्यूज़ के बारे में रो रहे होते हैं ना, तो अगर आप कहो ना इनसे जाके पूछो कि आपने उस एजेंडा को या उस इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपका कितना पार्ट है, या अगर कोई इशू चल रहा है तो अगर आप उससे हेल्प कर सकते हो, तो आपकी कंट्रीब्यूशन चाहे मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन हो, चाहे आपकी टाइम के हिसाब से कंट्रीब्यूशन हो, कितनी की है, उन ज़ीरो, कोई जवाब नहीं, सब कुछ साइलेंट, तो इनके ऊपर नहीं रहा जा सकता। हुँ, हुँ। अच्छा, जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बताते जाएँ कि एनाबेल बेसिकली एक डॉल है जिसकी हिस्ट्री बड़ी अजीब-सी है। कहते हैं कि हॉन्टेड डॉल है, जिधर वो रखी जाती है, उधर अजीब-अजीब चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मूवीज़ भी बनी हैं, तो जिन्हें शौक है इन टाइप की चीज़ों का, पैरानॉर्मल के बारे में पढ़ने का, देखने का, तो वो जाके एनाबेल के बारे में सर्च कर सकते हैं। कहते हैं कि पोजेस्ड डॉल है, मगर उसके जो अब निकले हैं ना, उसके क्या कहते हैं, तुम उसके फैन पेजेस जाके देखो, उसे अजीब क्या क्या तरह से हो रहा है? ग्लैमराइज़ किया होता है। यानी
उसे ऐसे ग्लैमराइज़ किया हुआ है प्रॉपर, उसे कभी ब्लॉगर बना दी है, कभी उसे वाटरफॉल्स पे पहुँचाया हुआ है, कभी उसे स्विम सूट में दिखा रहे हैं, यानी हर बंदे ने अपनी फैंटेसी के हिसाब कोई से हाल एनाबेल नहीं को है। प्ले किया हुआ है। तो इन कीबोर्ड वॉरियर्स का और ये जो नई जनरेशन आ रही है अल्लाह ही कुछ हाफ़िज़ नहीं करे। किया जा सकता। अच्छा, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। ये यार, इस ये सारा बड़ा अजीब-सा एक सिलसिला चल रहा है। यार ज़्यादा मसला पता है क्या होता है? ज़्यादा मसला पता है क्या होता है? ज़्यादा मसला ये है कि आप चाहे साइबर बुली कर लो, चाहे अपने स्टूपिड ओपिनियंस थ्रो करो, चाहे जो भी करो, किसी चीज़ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो? अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो हुँ, हर बंदा अपने घर में शेर बना हुआ है, फ़ोन के पीछे शेर बना फैक्ट हुआ है। चेकिंग नहीं है। ना फैक्ट चेकिंग है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई किसी अब वही देखो चलो अब थोड़ा बहुत तो चेक एंड बैलेंस आ गया मगर जो साइबर क्राइम्स हो रहे थे, साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग वगैरह तो ये देखो ये भी कोई इसके लिए नहीं था तो आप समझ ही रहे हो कि सिचुएशन कहाँ पे जा रही है। हुँ, 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 ये सीन है। और अजीब बात ये है कि इवन दो वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं कि आपने आप डीसेक्युलराइज़ कर रहे हैं, आपने आपने चर्चेज़ को कन्वर्ट कर दिया, इवन दो वो चर्चेज़ थे भी नहीं, चर्च से मस्जिद, मस्जिद से म्यूज़ियम और बहुत सारी चीज़ें। अब अजीब बात ये है कि उन्हें एक बहुत बड़ा बड़ा नेचुरल गैस का ज़ख़ीरा मिला है ब्लैक सी में। तो हुँ, अब हुँ, जो लोग पॉलिटिकली अलाइन नहीं कर रहे थे टर्की के साथ, जो हुँ, लोग एनॉयड थे टर्की के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीस की बहुत बुरी हिस्ट्री रही है टर्की के साथ। तो वो सारे टर्की का फ़ेवर विन करना चाह रहे हैं और अच्छी खासी साइज़ का रिज़र्वॉयर है। ये तकरीबन 320 बिलियन, अगर मुझे सही याद हो तो, हाँ, 320 बिलियन हुँ, क्यूबिक मीटर्स का नेचुरल गैस का वो मिला है टर्की हुँ, को। हुँ, हुँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन बनने जा रहा है आगे। अब देखना अब बहुत सारी चीज़ें जिस तरह रिवॉल्व करेंगी अब क्योंकि ये देखो ना ये अब एक छोटी सी चीज़ है छोटी सी तो खैर नहीं है मगर एक न्यूज़ ऐसी है कि आपको पता है कि अब इसके डोमिनो इफेक्ट होते देखना कि जो मुल्क इनके अगेंस्ट थे वो भी इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे इनकी अपनी इकॉनमी कितनी स्ट्रांग होती जाएगी इनकी अपने क्या कहते हैं जॉब्स वगैरह और सारी चीज़ें इनकी इकॉनमी अब बहुत फ्लरिश करेगी बहुत ना भी की हुँ, तो ऑब्वियसली अब इतना बड़ा रिसोर्स है तो उन्होंने जिस तरह भी उसे यूटिलाइज करते हैं और ऑब्वियसली अब एर्दोगन उसके साथ ऊपर वो सारा होल्ड कर रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छे हाथों में है इनका फ्यूचर। हुँ, होपफुली, हम्म, होपफुली। ये सीन चल रहा है टर्की में। हम्म। और क्या चल रहा है इस दुनिया में? यार तुम्हें पता चला वो जो पबजी के ऊपर बैन खुल गए उन्होंने हटा दिए बैन तो उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो हमारे नए फ़ौजी मुजाहिद टीम निकली थी ना अल्फ़ा डेल्टा फ़ोर्स तो उनके काफ़ियों के दिल तोड़े हुए थे तो वो बेचारे वैसे भी क्वारंटीन में थे और लोगों के दिल टूटे हुए थे कुछ लोगों के क्या थे तो उन्हें पबजी एक सहारा मिला हुआ था तो वो अब दोबारा से वो सहारा बहाल हो गए उन लोगों ने तो बहुत रोला मचाया इन्होंने तो कहा है कि बंदा कोई भी मिल जाए उसका साथ लेनी है, उसका सपोर्ट लेना है, बस पबजी खुलवा दो, चाहे वो वकार ज़का की क्यों ना हेल्प लेनी पड़े। तो वो वकार ज़का को प्यो बना के उन्होंने वो फिर थोड़ा-सा उसे प्यो बनाया तो वो चार्ज हो गया बॉय। तो उसने कहा कि पबजी खोलो वरना मैं सबके सर खोल दूँगा। तो फिर वो करते-करते उन्होंने फाइनली सोच लिया। वैसे मेरे ख़्याल से इसकी सिचुएशन मेरे ख़्याल से तुम्हें पता ही है कि किस बेस पे उन्होंने बैन किया था, वो फेक एलिगेशंस या जो भी थे, मेरे ख़्याल से तुम्हें शायद थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं? यार अपेरेंटली मैं देख रहा था तो 2 लॉयर्स हैं, तो एक की तो मैं फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे पहुँच गया था। हुँ, तो वकास ज़का ने उन्हें भी बुलाया हुआ था अपने शो पे ना, कि आप बताएँ, अपना पर्सपेक्टिव दें कि क्या सीन हुँ, है? हुँ, आप क्यों बैन करना चाह रहे हैं? तो अजीब बातें कर रहे थे। हुँ, कह रहे थे कि पता नहीं बच्चे वॉयलेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब बहुत ही अजीब किस्म की बातें करके ना उन्होंने केस बनाया था। हुँ। तो आई थिंक अब तो उन्होंने थ्रो आउट कर दिया केस, तो अब कोई इश्यू नहीं है। या मेरे ख़्याल से ना इन लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो पहले ऐसे लोग भी थे ना जो बड़े ख़तरनाक और गैंगस्टर बने फिरे थे वो बेचारे पबजी पे जो लगे हैं वो उनका गैंगस्टरपना भी ख़त्म हो गया तो ये बात तो बिल्कुल ही हटा दो ना कि क्या कहते हैं उसे एक वॉलेंट सेकंड, कर रहे हैं ये बात शरोज़, नहीं, ये बात इलैबोरेट करो। ये कौन लोग थे जो गैंगस्टर थे और उनका यार गैंगस्टरपना खत्म हो गया? मेरे कुछ दोस्त थे जानने वाले वो बड़े गैंगस्टर बने फेरे होते थे कभी ये पंगे में पहुंचे हुए हैं कभी वहाँ पंगे में पहुंचे हुए हैं वो गलती से उनकी कोई किस्मत ख़राब हुई है कि उन्होंने पबजी पे लग गए हैं आगे पीछे किसी वजह से वो पबजी से अब उठ ही नहीं रहे हैं वो गैंगस्टर बनने के लिए भी आपको जाहिर सी बात है जिगरा जो चाहिए आपको
पंगे लेने के लिए कर रहे हैं। अब वो अपने आप को मेरे ख्याल से वो फौजी समझी बैठी हैं, वो आला दर्जे पे अपनी एक ना समझ रहे हैं कि हम लोग एक लेफ्टिनेंट कमांडर या पता नहीं जो भी इनकी वो डेजिग्नेशन होती है या उनका वो होता है, वो समझी बैठे हैं। उतरते साथ ही वो जब जंग के मैदान में आप चलते हो तो फिर आपको ज़ाहिर-सी बात है हाइप और फ़ील तो होता है। तो उसी फ़ील के अंदर वो बह जाते हैं। तो जो ये शैतान भी तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ये कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं। जो ये हुँ, छोटे-छोटे, हुँ। मोटे-मोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ही साइको किस्म के होते हैं। एरीज़, लियो टाइप के। तो हुँ, हुँ। वो हर जगह शैतानी और फ़साद फैला रहे होते हैं, मगर जब उनके पास पबजी आती है तो फिर वो उधर ही फ़साद मचाते हैं। उधर ही अपना वेंट आउट करते हैं। मेरे ख़्याल से ये एक बहुत एक वेंटिंग एरिना था लोगों के लिए, बहुत सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, चाहे उनका वो ब्रेकअप का इश्यू चल रहा हो, चाहे कि उनका जिस चीज़ का भी इश्यू चल रहा हो। तो मगर इसकी स्टोरी तो जितनी मैंने सुनी है ना, वो उस हिसाब से ये थी कि कोई बंदा था, तो कहते हैं कि वो नूब प्लेयर होगा या पता नहीं क्या, मर रहा होगा बार-बार, तो उसने सुसाइड कर ली। तो ये इतनी एब्सर्ड और बुलशिट किस्म की बात है ना कि यानी कोई हिस्ट्री में कोई एक रिकॉर्डेड डेथ नहीं है गेम के बेसिस से, जबकि हुँ, हुँ। तुम्हें पता ही है कि तुम ज़्यादा अच्छा वो न्यूरल सर्किट और वो सारी एक बिहेवियर एनालिसिस ज़्यादा अच्छा बता सकते हो, तो तुम्हें पता ही है कि वो आपको वैसे भी अलर्ट करती है, और आपको पता है कि अगर आपका एक वेंटिंग एरिना बना हुआ है तो जितने भी आपकी एक्साइटेशन और आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो आप जहाँ पे जाके वेंट कर लेते हो। इवन अगर देखो, अगर छोटे-छोटे बच्चे के जीटीए खेल के भी अगर आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते ना, यानी हिस्ट्री में कोई रिकॉर्डेड ऐसा कोई सीन है ही नहीं, तो आप ये तो बहुत बड़ी बुलशिट बात है। मगर फिर उसके बाद में स्टोरीज़ वगैरह निकली हैं कि उसका कोई एक रिलेशनशिप का चक्कर था, तो उसमें वो बॉय मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा सेंटी हो गया, उसे शायद पबजी भी नहीं कर सकी सही। तो हुँ, हुँ। उस बेस पे उसने कहा कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, वापस आ जाओ मेरे पास। तो उसने कहा कि नहीं जाओ, मर जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है फिर, यस करो। तो इंतहाई लॉजिकल किस्म की बात है कि आपका कि आप ये गेम आपने सुसाइड किया है तो गेम से कोई लिंक बना के आपने कह दिया कि गेम बैन कर दो। हुँ। ऐसे लोग मुल्क के हालात देखकर डिप्रेशन के अंदर जाके सुसाइड कर लेते हैं। आप पूरे मुल्क को बैन कर दोगे, कुछ लोगों को जॉब नहीं मेरे मिलती ख़्याल तो से वो यार, मेरे ख़्याल से ना पाकिस्तान में एक भी कोई ऐसा नहीं जगह या कोई ऐसा एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी एक अलॉटेड वो नहीं है कि आप जाके कि अपनी कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सको, या कोई हुँ। ऐसे साइकियाट्रिस्ट वगैरह नहीं है जो गवर्नमेंट पे रोल पे हो, जो लोग हेल्प ले सकें, कुछ कर सकें। अगर आप उन चीज़ों पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप, यानी ऑब्वियसली अब तुम्हारा एरिया है, तो हुँ। तुम्हें भी पता है कि वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, सारा क्या हो रहा है। ये देखो जो गेम और वॉयलेंस का रिलेशनशिप है ये तो टाइम एंड टाइम अगेन डिस्प्रूव हो चुका है। ये इंतहाई एक बूगी मैन है जो एग्जिस्ट नहीं करता और ये बूगी मैन जो लेट 2010s में जो अमेरिकन सॉकर मॉम्स था ये उनका बूगी मैन था कि जीटीए आ गई है हमारे बच्चे अब गन्ने उठा लेंगे हुँ, और पता नहीं क्या कर जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है। इस पे बहुत रिसर्च हुई है, इस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब हर लेफ्ट, पॉलिटिकल राइट, हर अलाइनमेंट, हर एलिजेंस के बंदे ने मतलब हर किस्म के रिसर्च ग्रुप ने इस पे टेस्टिंग की हुई है। कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं मिला कि गेमों की वजह से बच्चे वॉयलेंट हुए हैं। इनफैक्ट यही है जैसे तुम कह रहे थे कि वेंटिंग वाला उनका एक सीन होता है कि वो वेंट कर लेते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन क्योंकि आपके दिमाग समझता है कि ये पिक्सल की दुनिया है, ये असली दुनिया नहीं है, हुँ, कि इसमें जो बंदा मर रहा है वो असली असली बंदा नहीं है। आई गेस कि आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर में जब गेमें बहुत ज़्यादा फोटो रियलिस्टिक हो जाएँगी, इनफैक्ट अभी भी कुछ गेमें हैं हुँ, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा आप उसपे मॉड्स लगा के मॉड करके स्काईरिम और जीटीए को बहुत फोटो रियलिस्टिक कर सकते हो। पर हुँ, जैसे ही मूवमेंट होती है गेम के अंदर, जैसे ही बंदा हिलता है तो वो जो गेम का इंजन मूवमेंट को जैसे प्रोसेस करता है वैसे रियल लाइफ में मूवमेंट वैसे नहीं होती। तो हुँ, तस्वीरों को फोटो रियलिस्टिक बनाना बहुत आसान है पर चलते हुए आदमी को चाहे जितने आप उस पे हुँ, जीटीएक्स 1080 लगा दो 2080 लगा दो आप उसे फोटो रियलिस्टिक नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि आपका दिमाग उस मूवमेंट और असली दुनिया की मूवमेंट में डिस्टिंक्शन कर सकता है। तो हुँ, उसे पता होता है कि ये एक वर्चुअल दुनिया है, इसमें कुछ भी नहीं। इनफैक्ट हुँ, बहुत ज़्यादा प्रूवन बेनिफिट्स हैं गेमिंग के। एक रिसर्च हुई थी बड़ी इंटरेस्टिंग, उसके अंदर शो किया गया था कि क्लियर कनेक्शन था हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर हाई एंड कोऑर्डिनेशन का। बेसिकली सीन उसका ये है कि
अगर एक बंदे को कहा जाए कि आप इस स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक करो और वो असल हुँ, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक हिरन भी हो सकता है जो भाग रहा हो। गेमर बंदा उस ऑब्जेक्ट को उतनी स्पीड से ट्रैक करेगा, उतनी एफिशिएंसी से ट्रैक करेगा जितना एक आम बंदा ट्रैक कर रहा है। मगर अगर आप कह हुँ, दो ये 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने हुँ, 8 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ट्रैक करना है, हुँ, यहाँ पे गेमर का हम ऑलमोस्ट हमेशा रिसर्च में शो हुआ है कि एक क्लियर एडवांटेज है। वो हुँ, हाई लेवल ट्रैकिंग ज़्यादा अच्छी कर सकता है एक आम बंदे से। उनकी हाई एंड कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छी होती है, उनके उनकी रिफ्लेक्सेस ज़्यादा मेंटल तेज़ होते हैं। अलर्टनेस, उनके बिल्कुल, मल्टीटास्किंग क्योंकि बिल्कुल। देखो हर चीज़ आपकी ट्रेडिंग से आती है, तो जो आप गेम खेल रहे हो आप ऑब्वियसली आपको पता है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसके अंदर आपने ट्रैकिंग करनी है, आपने सारी चीज़ें देखनी है, आपने देखना है कि एनिमी किस साइड से आ रहा है। अगर हुँ। कोई शूट एम अप टाइप की गेम है तो उसके अंदर एक बुलेट्स कहाँ से आ रही हैं, आपको कवर कहाँ पे लेना है, तो ऑब्वियसली जिस तरह प्रैक्टिस होती है वो होता है। अगर आपका कोई मैं कहता हूँ कि अगर 5% भी इन्फ्लुएंस कर सकती है ना आपकी ज़िंदगी को, तो मेरे ख्याल से जितना रिकॉर्ड ये पबजी ने तोड़ा है ना, मेरे ख्याल से यहाँ के बूट कैंप और बेस कैंप यहाँ पे भरे होते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट जितनी भी आपकी आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है, तो भरे होने चाहिए थे कि हमें जी फौजी बनना है, असल में ये होता है वो होता है, तो यानी मेरे ख्याल से 2% भी इन्फ्लुएंस है ही नहीं। 2% क्या, मैं 2% भी शायद बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मगर इन्फ्लुएंस है ही नहीं किसी भी चीज़ का, तो होता तो वो बहुत सारी चीज़। अब मेरे ख्याल से जब आपके पास ऑब्वियसली जब एक चीज़ को टाइम चाहिए होता है, एक चीज़ को रिसर्च को भी फॉर्म करने के लिए उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर आपने जो स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपको रिसर्च ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इवन जब हमारा भी टाइम था तो तुम्हें याद होगा कि मुझे पनिशर गेम का बहुत शौक होता था, जिसके अंदर बहुत किस्म के आपको एक वो वियर्ड तो हाँ बहुत ही हाँ वॉयलेंट गेम थी। हाँ कितने बहुत बहुत कितने उसमें टॉर्चर मेथड्स हैं? 100 समथिंग 100 यार नहीं नहीं प्लस? 100 तो बहुत कम है, उसमें पता नहीं बहुत ज़्यादा टॉर्चर मेथड थे, यानी हद से ज़्यादा, तो पापा कहते थे ये ऐसे ही बन जाएगा, ये ऐसे ही बन जाएगा। और अब देखो मैं पीसफुल सा इंसान हूँ, फिर भी पीस लव एंड रिस्पेक्ट वाला इंसान हूँ, तो अगर उसने इन चीज़ों ने ऐसे ही है। अब इवन तुम्हें याद होगा मैन हंट, तुम्हें याद होगा कि जिसमें लिटरली बंदा जाके हम लोगों को बुचर करना होता था प्रॉपर, क्लीवर हमारे पास होता था। इनसेन असाइलम में आप फिर रहे हैं, अजीब गेम थी। तो अगर इन चीज़ों ने इफ़ेक्ट करना होता तो मेरे ख़्याल से बहुत पहले कर चुकी होती हैं, मगर अब जब रिसर्च ने सारी चीज़ें शो कर दी हैं, और ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च को अगर नहीं भी फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप खुद एक आप एक अपने ज़हन में टाइमलाइन लगा के देख सकते हो कि इतने लोगों ने आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपके कज़न्स हों, आपने ये सारी चीज़ें, तो कितना परसेंट उनकी ज़िंदगी पे इन्फ्लुएंस आया? कुछ भी नहीं, ज़रा भी नहीं। बिल्कुल। इनफैक्ट जो जितने जितने हाई स्कूल मैथ शूटर्स हैं, इनफैक्ट क्योंकि यूएस में काफ़ी अच्छी इस इन चीज़ों पे रिसर्च रही है, क्योंकि हुँ। उनके पास पूरा एक उनका कल्चर बन गया है कि जो बच्चा एंटी सोशल होता है, तो उससे सारे देखते हैं इससे मैथ शूटर कब बनना है। तो उनका काफ़ी बुरा सीन है। तो उन पे भी रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि जो क्ले जो चीज़ जो जो प्रिडिक्ट करती है ना कि पोटेंशियल मैथ शूटर बनने की, वो एंटी सोशल बिहेवियर है, वो सोशल विथड्रॉल है, वो चीज़ें कि बच्चा बुली हो रहा है, उसके दोस्त नहीं है, इन टाइप की चीज़ें। गेमिंग तो उनमें कहीं भी ऑब्वियसली ना वो सिग्निफिकेंट देखो नहीं थी। वो एक चीज़ जब आप एक किसी मेंटल अब्यूज़ से इतना ज़्यादा गुज़रते हो, तो मेरे ख़्याल से वो एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बिल्डअप होती रहती है। एक वो जो रिवेंज वाला चीज़ होती है ना, वो फ़ॉर्म होना शुरू हो जाती है, और वो फिर वो मेंटल डिसऑर्डर या किसी तरह भी वो जौन-सा भी अपना पाथवे चूज़ करती है एक नेचुरल तरीके से, तो वो उस साइड पे निकल जाते हैं। चलो अब लोग बुली हो रहे हैं, तो लोग उस बच्चा वैसे ही आइसोलेटेड है, वैसे साइडलाइन हो सोशली रहा है। आइसोलेटेड। और वैसे भी यानी क्या कहते हैं, उससे कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, तो ऑब्वियसली हर बंदे का तो होता है कि उसे कहीं ना कहीं किसी साइड से तो इंपॉर्टेंस मिलेगी। फिर उनके हो सकता एक है बहुत ग्रैंड सारी गेस्चर चीज़ें। दिखाएँगे हम, हम्म बड़ा-सा वो करेंगे, वो फिर बेचारे गॉड विद घर, अ बैंग वाला सीन। हाँ, हाँ, वो फिर अब घर जाते हैं तो फिर वो डिसफंक्शनल फैमिली का इश्यूज़ हो गए, दूसरे कोई ना कोई इश्यूज़ हो गए, तो वो पाइल अप होते और ऑब्वियसली क्यों कहते हैं कि दोस्त होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आपका एक बेसिक सा भी दोस्त है, एटलीस्ट आपको फिर से वही बात आ जाती है कि वेंटिंग ग्राउंड मिल जाता है, तो आप फ्रस्ट्रेशन वगैरह किसी तरह रिलीज़ कर सकते हो। मगर जब आप सोशली आइसोलेटेड हो, जब आप एक ही चीज़ को करी जा रहे हो, नेगेटिव थॉट्स भी जो होती है ना, वो डोमिनो इफेक्ट की तरह ही होती है मेरे हिसाब से, कि वो एक चीज़ दूसरी चीज़ को लीड करती है, यानी अगर पॉजिटिव माइंडसेट है तो कैटेलाइज़ वो भी करती आपको इसी हैं तरह ले। अपने आप को, पॉजिटिव हुँ, फीडबैक लूप्स बेसिकली। तो वो जब आप वैसे ही सोशली आइसोलेटेड हो, आपके पास वेंटिंग ग्राउंड है नहीं, कोई दोस्त है नहीं जो आपको एक प्रॉपर पाथवे दे सके या एटलीस्ट समझा ही सके, तो ये चीज़ें एक स्नोबॉल इफेक्ट पकड़ के फिर वो एक शूटर बनता है कि ठीक है। और देखना मोस्टली शूटर्स का यही सीन होता है
कि उन्हें पता होता है कि इसका एंड क्या है, और वो खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, मगर उन्हें वो एक थ्रिल चाहिए होता है, एक हाइप चाहिए होती है, एक रिवेंज, एक रिडेम्पशन वाली फ़ील चाहिए होती है। तो ये सीन है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जबकि इंटरेस्टिंगली आजकल जितनी गेम्स आ रही हैं, सारों के अंदर एक इमेंस सोशल एलिमेंट है कि आप पबजी खेल रहे हैं, आप दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, वॉइस चैट आपकी हुँ, ऑन है। आप फोर्टनाइट खेल रहे हैं, आप ऑलमोस्ट हर गेम का एक चाहे जीटीए जैसी गेम्स में ऑनलाइन आ गया है, रेड डेड रिडेम्पशन में ऑनलाइन, हर गेम में एक ऑनलाइन वर्जन होता है। एवेंजर्स आ रही है, वो काफ़ी बड़ा एक ऑनलाइन फिनोमेना बनने की पोटेंशियल है उसमें। ये बैटमैन की कल उन्होंने गॉथम नाइट्स के नाम से उन्होंने ट्रेलर निकाला था। टोटल गॉथम की वर्ल्ड ऑनलाइन होगी और उसके अंदर आप 4-5 लोग मिलके खेल सकते हैं। और ये इस पे भी लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे होगा ये कि जो लोग ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है, ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, वो हुँ, एटलीस्ट सोशल एलिमेंट मेंटेन रहेगा। वो दोस्तों से गप लगा हुँ, रहे हैं खेलते वक़्त, तो उनकी एक सोशलाइज़ेशन पॉसिबल रहेगी, इवन दो वो इंट्रोवर्ट हैं, इवन दो वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। हुँ, तो ये जो केस है गेमिंग के अगेंस्ट बहुत बहुत वीक है, बहुत हुँ। वीक है। क्योंकि अगर मैं भी देखूँ ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में अगर इन्वॉल्व हूँ, और अगर मुझे थोड़ा बहुत एक अनवाइंड करने का कुछ चाहिए, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मैच लगा लूँगा, या हम दोनों मैच लगा लेते हैं। तो वो एक एटलीस्ट बंदा अनवाइंड हो जाता है कि हाँ, फ़ील करता है कि ठीक है, अगर हम दोनों कॉन्टिनेंट्स भी दूर हैं एक दूसरे से, तो एटलीस्ट एक बंदा फ़ील कर लेता है। मगर मैक्स अगर मैंने किसी गेमर को वॉलेंट देखा होगा, तो वो इतना ही होगा कि जब वो गेम हारता है, तो जब वो कीबोर्ड तोड़ता है, या गेम रेज। हाँ, तो वो बस गेम रेज वाला सीन है, और मेरे नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा कुछ और हाँ, सीन होगा। बिल्कुल ऐसे। आई गेस होता ये है कि जो लोग जिस चीज़ को नहीं समझते ना, हुँ, वो वो लोग उसकी तरफ थोड़े इग्नोरेंट हो जाते हैं, वो लोग उस हाँ, चीज़ को अक्सर नेगेटिव लाइट में देखने की कोशिश करते हैं। अक्सर जो जो थोड़े बूमर जनरेशन के लोग हैं, जो थोड़े हुँ, पुराने जनरेशन जो गेमिंग जिनकी ज़िंदगी में गेमिंग ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले किया, तो हुँ, वो लोग अक्सर ना गेमिंग को बहुत ज़्यादा जीटीए में देख रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, बंदा मार दिया, ओह! ये तो कातिल बन जाएगा। तो आई गेस जिस चीज़ को आप नहीं हुँ, अंडरस्टैंड करते हैं, उससे नेगेटिव लाइट में देखने की पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होती है आपके लिए। हुँ, अच्छा जी। बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे जो लोग हैं, हमें बहुत ज़्यादा हमारी लोगों को बैश कर रहे थे कि देखो हमारे लोग कैसे हैं, गेम बैन हो रही है, ये हो रही है, ये कैसे ये टोटलिटेरियन स्टेट बनने जा रही है, 1984 होने लगे है, पता नहीं क्या होने लगे है। मज़े की बात है यूएस हुँ, में जैसे हर कोई हर लिबरल उसके पीछे भागता है कि यूएस जैसा हमने बनना है, हुँ, उसे मॉडल करना है, हुँ, उस स्टेट को मॉडल करना है। ट्रम्प ने हुँ, ट्रम्प ने गेमिंग ट्रम्प ने अटैक किया है चाइनीज कंपनीज पे, टेंसेंट पे अटैक किया है, टिकटॉक पे हुँ, अटैक किया है, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया है कि इन्हें इन्हें बैन कर दो, इनके इनके यहाँ पे नहीं चलेंगे, इनके कुछ उससे पहले हुआवे को भी बैन किया था 5G के पीछे। मजे की बात ये है कि उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है कि हमने टेंसेंट की सारी चीज़ों को बैन नहीं किया, और टेंसेंट बहुत चीज़ें ऑन करता है शेरोज़, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट हुँ, हर हुँ, गेम जो हुँ, आपने खेली है ना टेंसेंट से गुज़री है। मैं आपको बता सकता हूँ हुँ, कि आप कोई भी गेम सोच लो ना, टेंसेंट का हुँ, उसमें या तो टेंसेंट उसे ओन करता है, या तो कोई कोई एटलीस्ट माइनॉरिटी स्टेक ज़रूर ओन करता है। चाहे पबजी है, चाहे फोर्टनाइट, एपिक बेसिकली रायट गेम्स, लीग ऑफ लेजेंड्स 100% टेंसेंट ओन करता है। आपका ये हुँ, जो हुँ, हुँ, एपिक गेम्स है, एपिक गेम्स 40% टेंसेंट ओन करता है। एक चाइनीज़ कंपनी 40% ओन करती है। फोर्टनाइट दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी ऑनलाइन गेम है। अभी मेरे ख्याल से मैंने लास्ट चेक किया था कोई 70-80 मिलियन लोग खेलते थे। बहुत बड़ी हुँ, पॉपुलेशन खेलती है। पबजी हो गई आपकी, ये भी टेंसेंट, यूबीसॉफ्ट यार, यूबीसॉफ्ट बचपन से हम यूबीसॉफ्ट की गेमें खेल रहे हैं। हुँ, एक्टिविजन ब्लिज़र्ड हुँ, 5% ओन करता है। हुँ, मतलब कोई गेम तुम मोबाइल की गेमें सोच लो जिसे हम जैसे लोग जैसे असली गेमें समझते भी नहीं है, पर बहुत लोग खेलते हैं। क्लैश ऑफ क्लैंस टाइप की, ये भी टेंसेंट ओन करता है। हुँ। इसके अलावा ये बहुत टेंसेंट ने सारे ना, उन्होंने ना बहुत इस तरह की, जैसे हाँ, जो ये चाइनीज़ कंपनीज़ हैं ना, इन्होंने असल में, मुझे नहीं पता कि ये एक जिस तरह फ्लूक वाला सीन होता है, या मगर जैसे टाइम के हिसाब से चीज़ इवॉल्व तो हो रही होती है। तो ये यूबिसॉफ्ट, और चाहे जितनी भी एक्टिविजन ले लो, ये जितनी कंपनीज़ हैं आपकी, ये यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, वो उतना नहीं कर सकीं जितना ये चाइनीज़ बेस्ड कंपनी ने की है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा एक कंसोल नहीं ओन कर सकता, चाहे वो हुँ, आपका प्लेस्टेशन 4 हो, 5 हो, एक्सबॉक्स हो, हर बंदा नहीं ओन कर
सकता या अफोर्ड कर सकता, मगर फ़ोन एटलीस्ट ऑलमोस्ट हर बंदा अफोर्ड कर लेते, नहीं भी कर सकता तो कंसोल से ज़्यादा आपकी यूटिलिटी आपके फ़ोन की होती है। तो फ़ोन के अंदर उन्होंने इस तरह की चीज़ें कर दी, जिस तरह आप ये देखो, ये गेम्स होगी, अगर आप कह लो कि अगर टेंसेंट अगर फोर्टनाइट को कर रहा है, तो फोर्टनाइट जितनी जितनी ह्यूज है, उसके बाद अगर कह लो कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो वो पबजी है, तो वो भी टेंसेंट ओन्ड है। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि ये इफेक्ट कितना यानी हैवी जा रहा है। और ऊपर से अगर चाइनीज़ ऐप्स की और कंपनीज की बात करो, तो अब टिकटॉक देख लो, तो टिकटॉक तो फिर अब पता ही है कि जो गेम्स नहीं खेलते हैं वो भी डिस्कॉर्ड टिकटॉक करते हैं, तो डिस्कॉर्ड हर गेमर डिस्कॉर्ड यूज कर हम्म, रहा है आजकल। डिस्कॉर्ड भी टेंसेंट ओन करता है। अच्छा, ट्रम्प ने डिस्कॉर्ड क्या क्लैरिफिकेशन चीज़ दिया है? आगे। डिस्कॉर्ड यार, ये गेमर्स यूज करते हैं अक्सर ऑनलाइन ऑनलाइन अपनी एक कम्युनिटी बनाने के लिए, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फोर्टनाइट खेल रहा हूँ जैसे, या अगर मैं एक हम्म, ग्रुप में खेल रहा हूँ, मेरी मेरी एक छोटा सा स्क्वाड है जिसमें सिर्फ 4 बंदे नहीं है, कोई 15-20 बंदे जो हर वक्त हम साथ मिलके खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर बना लेंगे। सर्वर के अंदर हम हर वक्त उसमें बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि हर वक्त हमारा चैट्स चल रही है वहाँ पे। तो अगर जैसे अगर 4 आपको स्क्वाड में खेलना है जिसमें 4 बंदे खेल सकते हैं, तो आप वो जाएंगे अपने डिस्कॉर्ड पे, आप देखेंगे कौन कौन ऑनलाइन है, तो आप उन्हें कहेंगे आ जाओ ज्वाइन कर लो। और गेम के अंदर भी अब इंटीग्रेशन आ रही हैं। प्ले स्टेशन खेलते वक्त आप डिस्कॉर्ड अपना साथ चला सकते हैं, आप गेमों के अंदर डिस्कॉर्ड चला सकते हैं, साथ चैट चल रही है आपकी। तो बेसिकली एक सर्वर है जहाँ पे आप लोगों के साथ कनेक्ट करके अपने अपने लोगों के साथ चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी टेंसेंट ओन करता है इसमें। और उसने क्लैरिफिकेशन ट्रम्प ने आगे से दी है कि हम सिर्फ कम्युनिकेशन को, चाइनीज ओन्ड कम्युनिकेशन कंपनीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम गेम्स असल में हम बैन नहीं करेंगे जितनी टेंसेंट की गेम्स हैं, हम सिर्फ डिस्कॉर्ड को करेंगे या टिकटॉक को करेंगे या हुआवे को, मोबाइल्स और उनकी 5G टेक्नोलॉजी को हम वो करेंगे। मजे की बात यह है कि ट्रम्प को ये नहीं पता कि गेम 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 गेम्स के अंदर एक इंटेग्रल एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का। हम्म, इनफैक्ट बहुत सारे इस पे रिसेंटली इस पे एक वो बात चल रही थी कि जो लोग होते हैं जिनके गल किस्म की वो होती हैं, एलिजेंसेस होती हैं, टेररिस्ट किस्म के लोग, वो भी आजकल गेमों के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गेमिंग के अंदर जितनी कम्युनिकेशन होती है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है और अक्सर रैकेट नहीं छोड़ती। हम्म। तो लोग मेजर गेम्स के अंदर बैठ के वो कर रहे हैं। तो अगर किसी को ट्रम्प ने ये बता दिया, तो ये जितनी गेम्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ये सारी की सारी वो बैन करने के लिए शुरू हो जाएगा। मगर मुझे लगता है इन लोगों के ना बहुत इश्यूज है, यानी जो तुम्हें पता ही है कि कितने ज़्यादा इश्यूज हमेशा से ही चलते हैं ये अमेरिका और चाइना के, और ऑब्वियसली दोनों ही एक वर्ल्ड लीडर रहने के लिए या होने के लिए जो उनकी ये लड़ाइयाँ और ये जद्दोजहद चलती रहती है। तो ट्रम्प तो वैसे भी ये नहीं चाहता कि उसका यानी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो। अब उसने मेरे ख़्याल से अपने उसमें कहा भी था कि तब तक हम उसे नहीं अलाउ कर सकते जब तक माइक्रोसॉफ्ट या कोई ऐसी चीज़ आपका टिकटॉक ख़रीद ना ले। तो टिकटॉक मोस्ट प्रोबेबली बैन तो होगा ही होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि नई जनरेशन जितनी भी वो क्या चीज़ें यूज़ करती है, या तो आप उसे पबजी पे देखोगे, आप उसे टिकटॉक पे डांस करता हुआ देखोगे। तो सीन तो यही है कि वो जितना भी अमेरिका के अंदर जितना भी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है ना, वो ख़त्म करना चाह रहा है किसी तरह, ताकि उसने जो बात की ना कि या जब तक या तो माइक्रोसॉफ्ट ना ख़रीद ले टेंसेंट को, या सॉरी ये टिकटॉक को, तो वो तब तक उसे अलाउ नहीं करेंगे। अब अगर बैन हो भी जाता है तो उसके काउंटर इतनी ज़्यादा चीज़ें, जिससे इंस्टाग्राम ने अपना रील स्टार्ट कर दी है, तो वो ऑलमोस्ट टिकटॉक ही है। इवन स्नैपचैट की एक डील चल रही थी कि जिसके अंदर आप लाइसेंस म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो। उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की डील चल रही थी, हो गई है, ये होनी है, इसकी अपडेट तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिल ही जाएगी। तो उसके अंदर आप लाइसेंस म्यूज़िक यूज़ कर सकते, यानी बेसिकली उसे पूरा टिकटॉक बनाती है। तो यानी अब उसके एक वो सरोगेट इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो ये कह रहे, मगर एक और तुमने न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना बड़े तरीके से ना वर्ल्ड लीडर होने की कोशिश इस तरह कर रहा है कि उसके वो बहुत जिस तरह यूएस बेस्ड कंपनीज हो गई या इधर उधर अलग अलग मुल्कों में कंपनीज हो गई, वो रैकेट कोई भी नहीं छोड़ा किसी का, मगर वो फाइनेंस ज़रूर करे उन कंपनीज को कि उधर अपनी बेस बनाना, उनका अपना होटल वगैरह बनाना, उनके बड़े बड़े एरियाज और चीज़ें वो लेके वो खुद फाइनेंस करे। तो बेसिकली या अगर शेल कंपनी से उनके शेयर्स खरीदना। हम्म हम्म। तो चाइना एक बहुत ही स्नीकी किस्म की एक चीज़ है जो
करने की, पता नहीं उसका प्लान क्या है वो करना, क्योंकि वो इतना फोरफ्रंट में आता नहीं है। उनके सर्वर्स से लेके उनका जो मीडिया है उनको बहुत रेगुलेटेड किस्म के, चाहे हम जितना भी कह लें वो फ्री है मगर वो बहुत रेगुलेटेड है। और वैसे भी वो इतना हाइप है नहीं, वो इतना हाइप है नहीं जितना यूएस से इनका होगा। यूएस में अगर कोई एक सेलिब्रिटी मर जाता है तो पूरी दुनिया को पता चलेगा, मगर चाइना में हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो एक बहुत स्नीकी किस्म का एक नेशन है। आई थिंक 2012 या 14 तक तो उनका इंटरनेट भी अलग था हमसे, उनका अपना वो था और उन्होंने खोला है। उन्होंने फिर पूरी दुनिया को एक्सेस दिया है, पर उनकी अपनी जो सर्च इंजन्स हैं, उनकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, वो इतनी ज़्यादा यूज़ में आ गई थी कि किसी ने बॉदर ही नहीं किया असली हमारे मतलब जो एक जनरल ग्लोबल इंटरनेट है उस पे जाने। उन्होंने कहा हम अपने ही नेट पे हो जाए। तो उनकी इतनी ज़्यादा वो है चाइना भी नहीं। बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि हम लोग तो ये सैमसंग और एप्पल के पीछे इतने पागल हो रहे होते हैं, मगर उनके यानी याद होगा तुम्हें जब हमने देखी थी कोई वीडियो थी या पता नहीं क्या थी कि 2009 में हमने शायद देखी थी, 12 में देखी थी आई गेस। उसके अंदर वो अपना फ़ोन खुद बिल्ड कर सकते हो, आप जौन से फीचर्स चाहते हो उनके अपने अपने पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं फ़ोन्स की जो बहुत जिनके फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस है। यानी अगर अब सैमसंग अगर अभी कुछ चीज़ निकाल रहे हैं या आईफोन कोई मॉड्यूलर अभी अभी एक फोन्स, चीज़ निकाल रहा है। मॉड्यूलर फोन्स। हाँ हाँ, तो वो उधर कब से चल रहे हैं, यानी अंदाज़ा लगाओ, यानी आप कुछ भी वहाँ पे कर सकते हो, आप जौन सा फीचर चाहते हो अपने फ़ोन में कर सकते हो, बिल्ड अच्छा, योर ओन चाइना में चल रहे हैं फ़ोन ये? बेसिकली। हुँ, इसकी वीडियो देखना, हाँ, उसके अंदर एक वीडियो देखना, बिल्ड योर ओन फ़ोन। तो वो आप अपना मॉड्यूल लेके जाते हो उनके पास, अपनी चीज़ें वगैरह, कैम कितना चाहिए आपको, उस हिसाब से आप चीज़ें पे करके अपना एक फ़ोन बिल्ड कर सकते हो। ओएस क्या कौन-सा बात है! चाहिए आपको, एंड्रॉयड का चाहिए, आईफ़ोन का चाहिए, कौन-सा एंड्रॉयड चाहिए, तो वो यानी अंदाज़ा लगाओ वो इतने आगे। और हमें उनका अभी तक कुछ भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि उनकी मिलिट्री पावर, उनकी मिलिट्री डेवलपमेंट और मिलिट्री टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को इस तरह पंगे नहीं लेने चाहिए ऑब्वियसली, जब तक आपको अपने दुश्मन का इतना ज़्यादा पता ना हो डिटेल में। बिल्कुल। और दुश्मन से हमारा ऑब्वियसली मतलब है कि यूएस के लिए दुश्मन, हमारे लिए नहीं। हाँ, यूएस के लिए दुश्मन, हमारा तो दोस्त है, तो हमारा तो जिगी जिगी बड़ी हाँ, है। इवन दो कुछ इश्यूज़ हैं, पर देखते हैं आगे कैसे वो हैंडल होते हैं। हम्म, अच्छा जी, और ये वैसे एप्पल हम वो अभी तुमने मेंशन किया था तो मुझे अभी उससे याद आया कि हम्म। एप्पल और एपिक का बड़ा मज़े का फड्डा चल रहा है। तो उसका क्या फटा एपिक चल रहा है? ईरान की तो जो पॉइंटर लिखा हुआ है मगर मुझे ना इस तरह याद नहीं है। एपिक एपिक गेम्स, हाँ। एपिक हाँ यार, गेम्स दोबारा बता दो, लोग भी सुन लेंगे। हम्म। या फोर्टनाइट ना बेसिकली फ्री टू प्ले है, तो वो पैसे अच्छा सारे के अच्छा, ये सारे। वाला पॉइंट ठीक हाँ, है, हाँ। जो तुम मुझे वो पहले बता रहे थे ना शुरू में। हाँ ठीक ठीक, याद आ गया। स्टार्ट करो। अच्छा। थोड़ा और बता दो यार। हाँ, हाँ, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। तो फोर्टनाइट बेसिकली फ्री टू प्ले गेम है, और फोर्टनाइट के सारा जो रेवेन्यू आता है वो कॉस्मेटिक परचेजेस से आता है। आपने पिकैक्स खरीदी है, आपने रैप खरीदा है, आपने स्किन खरीदी है, और वो आपको गेम में कोई एडवांटेज नहीं देता, वो लिटरली सिर्फ एक कॉस्मेटिक है और कुछ भी नहीं हम्म है। तो एपिक सारा पैसा, एक अच्छी सी गेम बना दी है, हर कोई खेल रहा है, और सारा पैसा हम्म सिर्फ वो बनाता है गेम उन लोगों से जो गेम खेल रहे हैं और आगे से कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं या बैटल पासेस खरीद रहे हैं बेसिकली। हम्म अब होता ये कि आप कंप्यूटर पे खेल रहे हैं तो आपने एपिक का लॉन्चर डाला हो, या पीएस पे खेल रहे हैं तो आपने डाउनलोड कर लिया और आप खेलें। पर जब आप गूगल पे खेल सॉरी अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे खेलते हैं तो आपने गूगल के हम्म प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। या अगर आप अगर आईफोन पे खेल रहे हैं तो आपने एप्पल के स्टोर से जाके आपने डाउनलोड करनी है और वहां से खेलनी है। तो हम्म एप्पल के स्टोर ने मसला खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं कि जितना आप कुछ भी सेल करेंगे हमारे थ्रू, चाहे वो वी बक्स आप सेल कर रहे हैं, चाहे आप स्किन्स के डायरेक्ट परचेजेस, चाहे बैटल पास के जो भी आप ले रहे हैं, उसका मेरे ख्याल से 30%, अगर मुझे सही याद हो तो 30% जो है इसका कमीशन हमें जाएगा। तो हम्म एपिक कहता है कि हम ना गेम से पैसे ले रहे हैं, ये अकेली जगह है जहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, और उसमें से भी आप अपनी मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी यहाँ से अपने पैसे मारेंगे, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप कोई गेम की कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ होस्ट करने के लिए, डाउनलोड होस्ट करने के लिए, क्योंकि गेम गेम के सर्वर्स भी एपिक मतलब जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो वो सर्वर्स जिन पे गेम खेली जा रही होती है वो भी एपिक ओन करता है। एप्पल की कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाता, बेसिकली सिर्फ एक एक्सेस पॉइंट है कि आप गेम हम्म को लो और डाउनलोड करो और आप खेलो, बस ये, और हम्म इसके 30% ले रहा है। तो एपिक ने लड़ाई स्टार्ट कर दी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये सही नहीं है, हमें हमें पैसे
जितने वो हमें मिलेंगे, और 30% तो है ही नहीं, बिल्कुल सही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो हुँ, फोर्टनाइट का एक स्टाइल है कि कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, चाहे वो ट्रेविस स्कॉट का कॉन्सर्ट उन्होंने होस्ट करना है, वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म का एक्सपीरियंस बना देंगे। कोई हुँ, कोई कोई नया बैटल पास आ रहा हो, पूरे आइलैंड को हिला देंगे, कुछ कर देंगे। तो उन्होंने उसके ऊपर भी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस निकालना स्टार्ट कर दी कि जी फोर्टनाइट का प्लेयर भागा जा रहा है, और जी 1984 एक ऑरवेलियन टोटलिटेरियन ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की दुनिया है, उसके अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है एप्पल के सर वाला, वो सारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सॉइलेंट पिला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये फोर्टनाइट का प्लेयर आके जी तोड़ देता है स्क्रीन, और ये और वो। तो वो एप्पल कह रहे हैं कि ये लोग जी जी फ्री में बस हमसे चाह रहे हैं फ्री राइड हमें मिले, और हम कुछ ना, हर गेम हमें दे रही है 30%, आप कोई स्पेशल हुँ। नहीं हो। और एपिक कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो बस सीधा से कमाते हैं। तो उनके बीच में बहुत बड़ा फटा चला हुआ है, केस सू काउंटर सूट कर रहे हैं एक दूसरे को, और अजीब अजीब बातें सामने मगर आ मेरे रही हैं। ख़्याल से सबसे ज़्यादा तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा ना कि आपने जो अपनी गेम अपने उसके ऊपर स्टोर पे डालने से पहले जो पॉलिसीज़ फ़ॉलो हो रही थी, उसके हिसाब से होगा। तो कोर्ट तो मेरे ख़्याल से उसी के साइड पे डिसीजन लेगी। मगर एप्पल वैसे भी इस तरह की हरकतें कर कर के ही वो इस पॉइंट पे आया है जिस पॉइंट पे वो है। अगर मेरे ख़्याल से मुझे पिछले दिनों कोई दोस्त बता रहा था, मगर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि पाकिस्तानी दोस्त कैसे होक्स फैलाते हैं। अगर वो बात ना हो तो मेरे ख्याल से एप्पल पहली ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है, तो अब खुद अंदाज़ा हम्म। लगा लो। यार अगर $700 के आप व्हील्स बेचेंगे तो इतना तो आपका बनता ही है मेरे ख्याल से। नाइन मैं हंड्रेड पढ़ रहा था कि इनका सिर्फ अपना जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो यूएस गवर्नमेंट से भी ज्यादा है। तो एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, और मेरे ख्याल से उन्हें इतना शोधी हरकत नहीं करनी चाहिए। ये हर कोई फोर्टनाइट को पसंद करता है, पर इन्हें हर कोई नहीं। वो एप्पल के अगेंस्ट बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन है जो एंटी एप्पल है, उनके एंटी एप्पल सेंटिमेंट्स हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और यार ये ये बड़ा फनी सीन चल रहा है। ना पी एस फाइव की रिलीज डेट आने वाली है, एक्सबॉक्स की रिलीज डेट आने वाली है, और दोनों अपनी प्राइजेस नहीं रिवील कर रहे हैं। दोनों कह रहे हैं पहले दूसरा रिवील करेगा, फिर हम अपनी प्राइस उसे अंडर कट करने के लिए तब रिवील करेंगे। ये बड़ा ही फनी सीन चल रहा है इनके। यार मेरा मेरे ख्याल से यार यार देखो मुझे ये भी नहीं पता कि उन दोनों की प्राइसेस होनी क्या है, ठीक है। मुझे लगता किसी है को भी नहीं कि पता, यही तो 500, पॉइंट है। हाँ, या तो $500 मार्क मारेंगे या तो $700 मार्क एक मारेंगे, दूसरे को अंडर ठीक है। कट करने के लिए ना बार बार, एक कहता है हम 500 करेंगे, अगला उससे अंडर कट करने के लिए जानबूझ के झूठी झूठी अफवाह फैला देता है कि नहीं हम तो 250 या $300 प्राइस पॉइंट, मतलब इंतहाई इंसेनली लो किस्म के प्राइस पॉइंट पे। तो दूसरा फिर आके कहता है नहीं हम इससे लो अंडर कट करें। देखो मैं इसका एक ही सोल्यूशन है। मैं चाहता हूँ कि PS5 जीते, तो उन्हें एक मैं भी। ऑफिशियल, हाँ उन्हें एक ऑफिशियल किस्म की वो रिलीज़ कर देनी चाहिए, कुछ भी हो। उसे अंडरकट करने के लिए दूसरा हीरो बनेगा, जो ऑब्वियसली एक्सबॉक्स है तो उसने तो हीरो बनना है। तो वो कहेगा कि मेरी इतनी प्राइस, उसने जो भी कोट कर देगा। अब रिलीज़ डेट जब पास आएगी तो रात को अपना सारा जितना भी बजट है ना, जो उन्होंने अंडरकट का बजट रखा होगा, वो सारा प्रमोशन पे लगा के उन्हें कहना चाहिए कि हमने उससे भी अंडरकट कर दिए। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, यही ये सॉल्यूशन है। ये क्लासिक नो यू वाला सीन चला हुआ है अभी, ये चल रहा है इस हुँ, दुनिया में। हुँ। गेमिंग की बहुत बातें हो गई हैं। तो आगे चलते हैं फिल्म की दुनिया में। टेनेट टेनेट बड़ी ही मजे की मूवी रिलीज हुई है, देखिए तुमने? शुरू मैंने तो नहीं फ़िल्म की देखी दुनिया यार। में अगर बात की जाए, अगर फ़िल्म की दुनिया में बात की जाए ना, तो टेनेंट तो है ही है, मगर मेरे दोस्त भी बहुत बड़ी फ़िल्म है, तो उनके बारे में भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी फ़िल्म के बारे में कर लेते हैं। यार पर ये इस दोस्त फ़िल्म के क्या बारे कह रहे में हैं? नहीं तुमने नहीं नहीं, अब हम नहीं छोड़ेंगे इस बात को। ये दोस्त ने क्या किया मुझे बताओ। यार दोस्तों ने क्या नहीं किया, ये पूछो। और वो जितना हमने ये मार्कर लगाया हुआ है, ये सिर्फ बात बहुत आगे चली जाएगी अगर। वैसे वैसे भी मैं एक म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ तो करने ही वाला हूँ, तो उसके अंदर कुछ दोस्तों के बारे में इन्फ्लुएंसेस और रेफरेंसेस और अच्छा, इसके ये लिंक हमारे लगेंगे। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाँ, जब शिरोज की रिलीज़ हो जो जाएगी प्रोफाइल है उसका। तो सारे बॉयज़ और बेब सारे जाके देख लेना कि जो भी सिचुएशन है। तो अगर हम टेनेंट की बात करें तो यार तुमने मुझे पता है कि कहा था इसके ऊपर रिसर्च करके रखना, और तुमने मुझे कहा था कि यार मुझे पता था तुम यही करोगे। मगर सीन ये है कि मुझे टेनेंट का सिर्फ इतना ही पता है कि उसका जो साउंड ट्रैक, ऑफिशियल साउंड ट्रैक, वो ट्रेविस स्कॉट ने दी है। तो ट्रेविस स्कॉट का तो मैं वैसे ही डाई तुम्हारा हार्ड फैन फेवरेट हूँ। आर्टिस्ट।
उसका तो मैं वैसे ही डाई हार्ड फैन हूँ। और मूवी जिसने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है वो ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन है। तो उसकी मूवीज जिस तरह की वियर्ड होती है वो हम लोग तो वैसे ही उसके बचपन से बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल, बाकी तुमने अभी जो इंसेप्शन मुझे से। कहा था ना कि जल्दी से प्लॉट पढ़ लेना, वो भी मैंने नहीं पढ़ा, तो अब तुम्हें बताता हूँ मतलब कि कैसे। तुम्हारा सोल इंटरेस्ट सेनेट में ये है कि वो ट्रेविस स्कॉट ने उसका जी बिल्कुल बिल्कुल ओएसटी निकाला बिल्कुल है, दैट्स इट, मतलब बस बिल्कुल। तुम्हारा और कुछ। मेरा और कोई कंसर्न ही नहीं है। उस दिन मैं उठा हूँ, उस दिन मैं नींद से उठा हूँ और मैंने देखा कि ट्रेविस बॉय ने अपना एक नया साउंड ट्रैक रिलीज कर दिया। यार मैंने जाके देखा कि ओ ये टेनेंट का कोई ओएसटी। मैंने कहा टेनेंट क्या चीज़ है। मैंने जाके देखा कि ये टेनेंट कोई मूवी है। मैंने कहा कि ब्रो ने एक ऑफिशियल साउंड ट्रैक दिया, मगर बहुत कमाल किस्म की, यानी वो जिस तरह एक सिनेमैटिक फील होती है ना, आपने देखा होगा एक नोलन की सिनेमैटिक फिल्मों में तो वीडियो हमेशा। हमेशा होती है, चाहे वो हैंस जिमर दे, चाहे वो जॉन सा भी आपको वो दे, उसके अंदर आपको जॉन सा भी प्रोड्यूसर दे, मगर उसकी जो म्यूज़िक था वो वाकई एक सिनेमैटिक फील देता है और काफ़ी डिफरेंट, यानी क्रिस्टोफर नोलन टाइप की ही वो फील देता है। तो वो आप लोग जाके लाजमी सुनना, आप लोग को पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसका सपोर्टर हूँ तो मैं प्रमोट करूँगा। बाकी आप स्टोरी उससे बताएं ताकि हम इसके ऊपर मैं अपने ऑर्गेनिक फ्लो में स्टोरी आगे लेके जा सकूँ। यार, जिन हम बाकियों को बताते चले, टेनेट का ये सीन है, जिन्होंने नहीं देखी, हमने भी वैसे नहीं देखी, तो हम खुद भी स्पॉइलर अवॉइड कर रहे हैं, हम खुद भी ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसा हमसे बात ना वो निकले जो जो आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल करे। पर बेसिकली उसका आइडिया ये कि एंट्रोपी रिवर्स करनी है। एंट्रोपी होता है कि एंट्रोपी क्या चीज़ है? शेरोज, एंट्रोपी होता है कि जैसे हर चीज की मेजरमेंट होती है ना, कि अगर कोई फ्लूइड है, अगर कोई पानी है, तो उसका हम्म वॉल्यूम में आप गिन सकते हैं कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, हम्म 2 लीटर पानी है आपकी। मतलब हर चीज का यूनिट होता है। तो डिसऑर्डर डिसऑर्डर का यूनिट, इनहेरेंट डिसऑर्डर का यूनिट एंट्रोपी होता है कि किसी चीज में कितना डिसऑर्डर है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, और ये थ्योरी डिटेल में नहीं जाते हैं, पर ये थ्योरी आती है इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन साइंसेज हैं, जो जो लोग स्टडी करते हैं कि आप कम्युनिकेशन में, आप अगर बात करें फॉर एग्जांपल, तो हम्म आप एक पैराग्राफ में मैक्सिमम एक इंसानी ज़बान यूज़ करते हुए कितना नॉलेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, कितना, हम्म मतलब जो इन टाइप की चीज़ों को करते हैं ना इंफॉर्मेशन साइंसेस, इधर से ये थ्योरी निकली थी एंट्रोपी की, और फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई फिजिक्स में, क्योंकि उन्हें पता चला कि जैसे जैसे बिग बैंग के बाद से दुनिया आगे जाती जा रही है, हम्म एंट्रोपी बढ़ी जा रही है दुनिया की। मतलब टाइम के साथ एंट्रोपी बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है पूरी यूनिवर्स में। तो इन्होंने मेन मगर पॉइंट ये अगर निकाला अगर है। देखो, जैसे देखो तुम्हारे तो ये फील्ड है ना सारी, ये बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये सारी तो तुम्हारी एक फील्ड है, तो तुम सिंथेटिक और ये इजीली मॉलिक्यूलर समझ बायोलॉजी। सकते हो। हाँ सिंथेटिक, और देखो मुझे पता भी नहीं इतनी हाई साईफाई टाइप की चीज़ है तुम्हारी। तो देखो तुम तो ये समझ सकते हो, मगर जिस तरह मैं, अगर मेरी फील्ड नहीं है और अगर एक लेमन टर्म में समझाना हो तो फिर किस तरह समझाओगे? यानी इस तरह की, अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, या फर्ज करो आपके पास एक वायल है जिसके अंदर 10 ml आता है, तो 10 ml के अंदर आप कितना कॉन्सेंट्रेट दे सकते हो, ये सिचुएशन है, या मैं गलत बोल रहा अगर अगर मैं तुम्हें इसकी छोटे से एक लाइन में समझाऊं ना, तुम्हें बड़ा गुस्सा होना है। बेसिकली वो इन सारी हूँ? बातों का ये कह रहे हैं कि वो टाइम रिवर्स कर सकते हैं छोटे स्केल पे। अब तुम ले कहोगे कि डिसऑर्डर और ये और वो। पर मेन पॉइंट ये कि अगर आप फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से फिजिक्स के हम्म पर्सपेक्टिव से अगर आप डिसऑर्डर को रिवर्स कर सकें, तो आप टाइम को भी रिवर्स कर सकेंगे। तो ये एक वो। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रेलर देखें, अगेन स्पॉयलर्स अवॉइड हम्म करते हुए ट्रेलर देखें, तो किसी ने गन चलाई है पर वो उल्टी चली है, कि गन चली है और उसने बुलेट वापस खींच ली है। तो इस टाइप के बड़े ही हम्म अजीब किस्म के कॉन्सेप्ट्स के साथ उसने बनाई है, मूवी बनाई है। तो देखेंगे, हम्म मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो मैं तो हम्म जब से डार्क नाइट सीरीज आई थी, जब से इंसेप्शन आई थी, मैं तो इसका एब्सोल्यूट फैन रहा हूँ, और मुझे तो इसकी खास तौर पे इंसेप्शन, क्योंकि ये बहुत ही अजीब, कॉम्प्लेक्स, कॉन्ट्राइव किस्म के टॉपिक्स को बड़े ही अच्छे तरीके से डील करता है। मतलब अभी भी लोगों में बहस चल रही है कि इंसेप्शन के एंड पे क्या हुआ था। शरोज, तुम बताओ क्या हुआ था? लट्टू घूमता रहा था या लट्टू नहीं घूमा था? यार तुम्हें अच्छी तरह से पता है, हमने इसके बारे में बात की हुई है कि यार, एक तो मैं तुम्हें सही बात बताऊं,
मैं वो मूवी ख़त्म होने के बाद मैंने वेट कर रहा था कि तुम मुझे समझाओगे कि उस वक़्त, वो 2009 की बात है। 2009 की कुछ की मुझे समझाएगा कि अभी हुआ क्या है। तो तूने मुझे थोड़ा बहुत समझा दिया कि वो लट्टू वाला वो सीन है कि अगर वो रुक गया तो वो निकल आया और अगर नहीं रुका तो निकल, मगर उसने वो एक इसकी मूवीज़ की एक बहुत फिट बात है कि ये मोस्टली ओपन एंडेड रखते हैं, यानी ओपन टू परसेप्शन रखता है कि अगर आपको जो फ़ील करना है वो कर सकते हो। तो अगर मैं सही बात बताऊँ तो एक बिल्कुल आखिरी माइक्रो सेकंड में ना वो जो टॉप था, वो जो आपका लट्टू था, वो वॉबल करना वॉबल शुरू किया हुआ था, था, मगर उसके बाद वॉबल किया था, है ना? किया था ना? आखिरी माइक्रो सेकंड के अंदर, हाँ, वो आखिरी सेकंड में उसने वॉबल किया था। पर बहुत लोगों को वो वॉबल नहीं फ़ील होता, तो उन्होंने शायद इतने ध्यान से नहीं देखी है, मूवी नहीं समझी, तो ये सीन था। हुँ। मज़े की बात ये है कि उसने बहुत पुश किया था नोलन ने कि ये ओपन एंडेड है, इसके आप जो सोचना चाहें ले लें। मैं वन्स एंड फॉर ऑल आज प्रूव करूँगा कि वो ओपन एंडेड नहीं थी और एंड पे वो अपने ख्वाब से निकल आया था। मैं हुँ, बताता हूँ कैसे। मगर वो ओपन एंडेड उन्होंने इस रखा ही इसीलिए ना कि आप लड़ते रहो इसी चीज़ में। उसने माइक्रो सेकंड क्यों यूज़ किया? वो वॉबल वैसे भी तो कर सकता था। मैं वही बताने लगा वो ओपन एंडेड नहीं है, उसने झूठ बोला है, उसने हम सारों को उसने बेवकूफ़ बनाया है, नहीं है वो ओपन एंडेड। और मैं एक ही मेरे पास 3-4 अलग-अलग मगर वो हैं। पता है क्या, मगर पता है क्या, वो वॉबल भी हर किसी को भी नहीं नज़र आता, क्योंकि जिसने अपना दिमाग पक्का कर लिया कि वॉबल है ही नहीं, वो वहाँ पे वॉबल नहीं है उसके लिए। चलो मैं वॉबल को हटा के मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कैसे हुआ है। हुँ, हुँ, सही है? रेडी? अच्छा, अब हुँ, सुनो। जब तक आप ड्रीम स्टेट में हैं, तब तक हुँ, आपकी सारी रियलिटी इवॉल्व नहीं करती उसमें। बेसिकली सीन ये है कि आप जो वो बच्चे देख रहा था शुरू से अपने हुँ, ड्रीम में जब से फंसा हुआ था, जब से उसने बच्चे देखे, उसके बच्चे एज नहीं कर रहे थे। ऐसे ही है। हुँ, ड्रीम हुँ, की उसकी एक क्वालिटी ये थी बताने की, सॉरी, ड्रीम स्टेट की क्वालिटी ये थी कि चीज़ें एज नहीं करती। और ये भी उनका एक टेल था देखना कि अगर उसका बच्चा एज नहीं किया, तो ये अभी तक ख्वाब में फंसे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने हर बच्चे के लिए मेरे ख़्याल से 1 बेटा था और 1 बेटी थी। दोनों बच्चों के लिए उन्होंने 3 कास्ट यूज़ किए हैं। पहला जब वो छोटे बच्चे थे, दूसरा जब वो हुँ, थोड़े से बड़े हुए थे पर वो ख्वाब के अंदर थे और बेसिकली पूरी मूवी में जब तक वो ख्वाब में रहे हैं, तब तक बच्चे उसी एज में रहे हैं। और फिर एक तीसरी कास्ट जो बिल्कुल आखिरी एंड सीन के लिए थी, वो जो बच्चे थे वो एक तीसरी कास्ट थी, वो 2 नए बच्चे थे और वो ज़्यादा बड़े थे। वो मेरे ख़्याल से 13-14 12-13 साल के थे। और ये एंड पे जो बच्चे थे 2, ये बड़े हो चुके थे, ये वो बच्चे नहीं थे जो आपने पूरी मूवी में देखे थे। तो वो ऐज कर गए थे और हुँ, वो ख्वाब से निकल आया था। मैं ना ना हाँ, ना लट्टू के ना उसके स्पिन टॉप के एंगुलर मोमेंटम पे जाऊँगा जिसकी वज़ह से वूबल आया था, ना मैं उसकी टेल पे जाऊँगा, मैं किसी पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ इस बात पे अपना केस क्लोज़ करता हूँ। माइक ड्रॉप। देखा, ये चीज़ भी तुम ही समझ सकते थे, ये इतना मेरा इस साइड पे दिमाग चलता ही नहीं है। मुझे तो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ ना, मैं वेट कर रहा था कि तुम मुझे मूवी समझाओगे। तो मगर यार ये अच्छी बात है कि क्रिस्टोफर नोलन ना इस टाइप की चीज़ें निकालता है कि यानी उसके पास एक थॉट प्रोवोकिंग। ऑब्वियसली अगर थॉट प्रूफ इस तरह होता है कि अब देखो, अब अगर आप एक बहुत डायरेक्टर हो, आपको पता है कि आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की मूवीज़ एक छोटे बजट पे तो बनती नहीं है, या वो म्यूज़िक वीडियो वाला बजट तो उनका होता नहीं है कि अगर आप जितने अच्छे भी ग्राफिक आर्ट डाल लो या कुछ भी डाल दो आपका काम चल जाएगा। ऑब्वियसली इसके अंदर इतने बड़े बड़े आपके स्टूडियोज बैठे होते हैं जिन्होंने एक एक चीज़ को देखना होता है, हुँ, इवन हुँ, हुँ। शेडो तक आपने उन्होंने रेंडर करना होता है, हर ए टू ज़ेड इतनी डिटेल में चीज़ें, तो ऑब्वियसली वो बजट तो कहाँ से कहाँ जाता है, तो मगर उसके पास एटलीस्ट इतने कहते हैं कि यानी वो इतने उसके पास अपना वो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो इस तरह की चीज़ें रिलीज़ कर रहा है, तो यानी इसके लिए उसे एक हमें प्रॉप्स देने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स में भी ये नहीं कि बस हुँ, उसने थ्योरी अच्छी रख दी या हुँ, कॉन्सेप्ट्स अच्छे रख दिए, उसके विजुअल इफ़ेक्ट्स भी कमाल के होते हैं। यार वो चीज़ यही काउंट करती है ना कि देखो, अगर उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता मगर उसके विजुअल इफेक्ट्स ना अच्छे होते हैं, या कास्ट अच्छी ना होती, स्टोरी लाइन ना अच्छी होती, म्यूज़िक ना अच्छा होता, तो कुछ वो किसी साइड को भी लैक नहीं करने देता। यानी वो कहता है कि यानी मैंने अपना 110% देना है, तो वो ऑब्वियसली अपना 110% देता है वो बंदा। तो इस बात के लिए उसे सल्यूट है, और वो बनता भी है। हुँ। ये सीन है। तो आप सारे जाके टेनेट देखें और हम स्पॉन्सर्ड नहीं है टेनेट से, होपफुली होते हैं तो बड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बात है, होती, हाँ। पर हम नहीं हैं।
नोलन को कोई ये भेजे क्लिप कि हम मुफ्त में उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, पर हुँ, आज के लिए इतना ही। अब आपको हुँ, मिलेंगे अगले उसमें हुँ, अगले एपिसोड में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल हुँ। आइकन को क्लिक करें और और ये पॉडकास्ट आपको होपफुली हर स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे भी मिलेगी, जहाँ-जहाँ हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि जहाँ-जहाँ हमने रिलीज़ करनी है। ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। जिस हमने प्लेटफ़ॉर्म को फ़ोकस करना है या जो भी। हाँ, अगर आपको कोई फ़ेवरेट प्लेटफ़ॉर्म है तो ज़रूर कमेंट में बताएँ। हमने मोस्टली स्पॉटिफ़ाई का सोचा हुआ है, यूट्यूब के साथ स्पॉटिफ़ाई, और ये प्रोबेबली काफ़ी होगा। पर अगर आपको कोई और ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पसंद है, जहाँ हुँ। आप ज़्यादा सुनते हैं, तो आप हमें बताएँ। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगता है, हाँ, अगर हुँ, आपको पॉडकास्ट मज़े का लगता है, तो आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किन टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम डिबेट करें और अपने-अपने ओपिनियंस वॉइस करें, क्योंकि रियान के एक बहुत फैक्चुअल किस्म के नॉलेज बेस्ड होते हैं और मेरे एक बहुत डिफरेंट किस्म की ओपिनियंस होते हैं जो लॉजिक बेस्ड और इस टाइप के होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि हम और चीज़ों पे डिबेट करें, तो वो टॉपिक्स आपने लाज़मी हमें बताने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, अब आपको मिलेंगे हम अगले एपिसोड में।